चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इन्वेस्टेड पीएमएस के पार्टनर और रिसर्च हेड अनिरुद्ध गर्ग हैं हमारे स्टूडियो में। अनिरुद्ध जी, गुड आफ्टरनून। क्या तंग कर रहा है मार्केट को, क्योंकि हमारी मार्केट क्लियरली सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रही है इस समय, और अब आपका क्या व्यू है मार्केट को लेकर? अनुज जी, गुड आफ्टरनून। जी देखिए, इंडियन मार्केट्स में जो प्रॉब्लम आ रही है, सबसे पहले तो कि हम सबको ये पता है कि जो ये फंड्स हैं, ये एफआईआईज़ के ही फंड्स ऑल ओवर द, स्पेशली अमेरिकन एफआईआईज़ के फंड्स ही ऑल ओवर द वर्ल्ड लगते हैं। तो क्योंकि इंडिया की ट्रेड डील नहीं हो पा रही है, ये एक चीज़ है जो मार्केट को ट्रबल कर रही है, जिस कारण जो एफआईआईज़ है नहीं आ पर इसका फंडामेंटल रीज़न एक और भी, अगर हम देखें हमारी जो मार्केट्स हैं वो कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट्स जहाँ पे रिलेटिव चेंज अब अच्छा है, जैसे ताइवान, जापान, कोरिया, चाइना, इवन चाइना, इन लोगों से बहुत महंगे हैं हम। स्पेशली हमारा जो स्मॉल एंड मिड कैप, हमारी लास्ट टाइम भी बात हुई थी तो ये दिख रहा था कि इंडियन स्मॉल और मिड कैप कंपैरेटिवली टू इंडियन लार्ज कैप्स ही महंगा है। और जब हम ग्लोबल मार्केट से कंपेयर करते हैं तो ब्रॉडर इंडाइसेस में हमारे पैसा लग नहीं रहा है। अगर मैं एक फैक्ट जो मैं बहुत जनरली रेगुलरली ट्रैक करता हूँ कि अगर हम एक सिंपल बीएसई मिड कैप, बीएसई स्मॉल कैप को सेंसेक्स से डिवाइड करें तो इसकी जनरल रेशो जब भी ये 0.3 के आसपास आया है तो वहाँ से स्मॉल कैप्स में और मिड कैप्स में बहुत लंबा और सस्टेनेबल बुल मार्केट आया है। और जब भी ये 0.6 के पास गया है, जैसे 2008 में गया था या 2018 में गया था या 2012-13 में भी एक बार गया था 11 में, तो वहाँ से एक इनमें प्रेशर रहा है। तो अभी भी अगर हम बात करें तो ये 0.58 के आसपास है। तो कहीं ना कहीं मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स अभी भी उतने, डिस्पाइट द फैक्ट कि हाँ इनमें अच्छा टाइम एंड प्राइस करेक्शन दोनों आ गया है, हमें लगता है स्मॉल कैप्स में अभी भी अट्रैक्शन मार्केट का नहीं रहेगा। सेल ऑन राइजेस के लिए अलग अभी भी 5-6 महीने लग सकते हैं बिफोर एक फाइनल रैली के जहाँ पे चलें। लेकिन अगर हम निफ्टी की बात करें, अगर हम निफ्टी 50 की बात करें या इंडिया लार्ज कैप की बात करें, तो अब हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उनमें वैल्यूएशन कंफर्ट आ रहा है। और स्पेशली आज जैसे कैपिचुलेशन हुई सुबह मार्केट में, तो लगता है यहाँ से एक अच्छा, अब आज बन जाए 2-4 दिन में बजट के आसपास फिर से यहाँ का लो निकाल के 24,600 के आसपास बना लें, हमें लगता है कहीं ना कहीं यहाँ से एक अच्छा बेस बना के बाजार एक नेक्स्ट रैली अपनी रिज्यूम करेगा। ओके अनुज जी, गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका स्टूडियो में। आपने कहा कि स्मॉल कैप और मिड कैप में भी वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है, ज़्यादातर स्मॉल कैप को लेकर आप थोड़ा नेगेटिव हैं, लेकिन निफ्टी में ऑप्टिमिस्टिक साउंड कर रहे हैं आप। तो सवाल अहम ये बड़ा यही कि पैसे बनेंगे कैसे इस मार्केट में। लार्ज कैप में अगर वैल्यूएशन कंफर्ट है तो वो कौन से स्टॉक्स या स्पेसेस अभी लगते हैं आपको जो इस गिरावट में निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए ताकि मुनाफे में तब्दील हो? देखिए, एक तो जी जो अनुज सर की फेवरेट है कि निफ्टी ईटीएफ के ये फ़ैन है, इन्होंने मार्केट लोगों के बहुत अच्छे पैसे बनवाए हैं कि निफ्टी ईटीएफ एक बहुत बैलेंस्ड प्रोडक्ट है। तो अगर आप देखिए निफ्टी में हमें यहाँ से जो आज का लो लगा, हमारा जो टेक्निकल डेस्क है उसमें हमें 1% से ज़्यादा का, अगर वापस आ भी जाते हैं तो 1-1.25% से ज़्यादा का लो नहीं लगता। तो हमें ऐसा लगता है कि निफ्टी, अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो निफ्टी ईटीएफ एक अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप वैल्यू देखना चाहते हैं कि वैल्यू मार्केट में कहाँ पे है या जहाँ पे साथ में रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, तो आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स देख सकते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स के आप रिजल्ट्स देखिए इस बार, ओवरऑल द एंटायर पब्लिक सेक्टर बैंक बास्केट इज़ अप अराउंड 31%। तो क्या है कि पिछले फाइनेंस को हम कैसे देखते हैं, लेमैन को अगर समझाना हो अनुज जी, के पिछले 10 साल में जिसने लेंडिंग करी है, प्रॉब्लम उसी को आ सकती है। जिसने लेंडिंग करी नहीं, वो तो अपनी अब बुक्स बनाएगा और आने वाले टाइम में डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ लेंडिंग प्रॉब्लम्स अट्रैक्ट करेगा। तो अभी तो ये बुक्स बन रही हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, तो हमें कहीं लगता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स या नई एनबीएफसीज और नए प्राइवेट बैंक्स जो हैं, जो अपनी बुक्स अभी बना रहे हैं, उनका अभी भी आने वाले साल, 1.5 साल 2 साल के लिए जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है वो ठीक रहनी चाहिए। और इसके अलावा मैम हमें थोड़ा ये लगता है, अब इसमें थोड़ा बायस भी हो सकता है, सो बिलोंगिंग टू द स्टॉक मार्केट सर्कल, हमारी बातों को हमेशा पिंच ऑफ सॉल्ट से लीजिएगा, नॉट अ रिकमेंडेशन टू बाय एंड सेल। बट जितनी भी फाइनेंशियल मार्केट इंटरमीडियरीज हैं जो इक्विटी एफडी कल्चर से इक्विटी कल्चर की तरफ शिफ्ट आया है, ये एक बहुत रियल वो है। तो अब अगर आप एक नॉर्मल लेमैन से बात करेंगे तो वो ये बोलते हैं कि देखिए, मैं रिस्कीएस्ट बैंक में भी इन्वेस्ट करूंगा तो 7% पे कर दूंगा, 7% में मेरा अप्रॉक्सीमेटली 2.5% सरकार ले जाएगी, तो मुझे 4.5% मिलेगा। 4.5% तो मैं आर्बिट्राज फंड से, डेट फंड से, इक्विटी का कॉम्बिनेशन, बैलेंस्ड फंड से कहीं ना कहीं कमाई लूँगा। तो अब जो एक डर था स्टॉक मार्केट का जो लोगों में पहले होता था, जिसलिए एफडी कल्चर ज़्यादा होता, वो नहीं है अब। तो अब कहीं ना कहीं जो इनफ्लो या जो पैसा आ रहा है एएमसीज़ के पास या डिस्ट्रीब्यूटर्स,
तो ये सब ठीक है। कहीं ना कहीं हमें एक्सचेंजेस भी अच्छी लगती हैं, क्योंकि जब तक हमें ऐसा लगता है एनएससी का आईपीओ नहीं आता, तब तक ये जो एएमसीज एक्सचेंजेस हैं, इनकी वैल्यूएशन जो डिस्कवरी है ये चलती ही रहेगी। अनिरुद्ध जी, एक दो थीम्स जिन्होंने बहुत अच्छा पैसा बना के दिया, अभी आपके आने से पहले भी ये प्रश्न मैंने दागा था, पूछा था इसी कार्यक्रम में एक मेहमान से, जिनकी ग्रोथ को लेकर बाजार बहुत आश्वस्त था, जैसे आप होटल्स को देखिए, आप हॉस्पिटल्स को देखिए, ये दो थीम बहुत स्ट्रॉन्ग थी। आई मीन इवन टिल अक्टूबर। उसके बाद प्राइस डैमेज और सीवियर प्राइस डैमेज अच्छा खासा, आई मीन 20-20, 22-22, 30% स्टॉक रिट्रेस हो चुके हैं। इन दोनों थीम्स पे आपका टेक क्या है? सर ये ऐसा लगता है कि देखिए हॉस्पिटल्स, होटल्स, ये दोनों थीम्स है अच्छी पर महंगी हैं। द ओनली प्रॉब्लम इनके साथ जो आ रही है कि क्योंकि मार्केट को, जैसे आपने बताया, अक्टूबर तक और कुछ नहीं मिला तो इनकी वैल्यूएशन बहुत महंगी कर दी गई। तो मार्केट अब ना बहुत स्मार्ट हो चुका है, और महंगी चीज़ से सस्ती चीज़ जहाँ पे उसको थोड़ा भी रिलेटिव चेंज दिखेगा, शिफ्ट होने में टाइम नहीं लगाता है। इतने में किसी को डिस्कवरी आती है, इतने में प्राइस, इतने में किसी को एहसास आता है, उससे पहले प्राइस डिस्कवरी कर देता है मार्केट। तो हमें इस चीज़ के लिए अब थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा दैट वी हैव टू लुक कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें आने वाले टाइम में जो रिलेटिव चेंज है वो आ सकता है। तभी हम रिलेटिव चेंज पे फोकस करते हैं कि कुछ फंडामेंटल चीज़ को देखें, जिसकी वजह से हमें ये समझ आए कि ये जो फंडामेंटल चेंज है ये ख़त्म नहीं होने वाला है। बस साथ में ये चीज़ तो ऑफ कोर्स रखनी पड़ती है कि जो आप सेक्टर या स्टॉक या ग्रुप ले रहे हैं वो एक्स्ट्रॉर्डनरी वैल्यूएशंस पे ना हो। केमिकल स्टॉक्स में बड़ी गिरावट है आज, एसआरएफ, यूपीएल दोनों में। यहाँ क्या व्यू है आपका? देखिए जी, हमारे पास वैसे केमिकल्स का एक भी स्टॉक नहीं है इस टाइम पे पोर्टफोलियो में, लेकिन क्योंकि हम एक थर्ड रन में हैं मार्केट के, तो हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि इसमें कमोडिटीज़ ठीक ही रहती हैं। तो हो सकता है इस करेक्शन के बाद हम एक केमिकल्स में फॉर्मेडेबल बेस बनते हुए देखें। इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल्स हमें कोई कहीं से भी कोई अट्रैक्शन अगर हम ढूंढना चाहें, कोई रिलेटिव चेन ढूंढना चाहें केमिकल्स में, तो हमने पूरे इस बार के रिजल्ट सीजन में हमें कहीं भी कुछ दिखा नहीं। अनटिल अनलेस आप बहुत ही सुपर स्पेशलिटी केमिकल्स कोई कर रहे हैं या कोई सुपर स्पेशलिटी फूड इंटरमीडियरी कर रहे हैं, वरना हमें मिल नहीं पाया केमिकल्स में इस बार कुछ भी कि हम ये बोलें कि हाँ यार ये चीज़ एक्स्ट्रॉर्डनरी चेंज हो रही है केमिकल्स में। ओके ठीक है, केमिकल्स में कुछ मिला नहीं। आईटी में हमेशा आप नेगेटिव रहे अनिरुद्ध जी। लगातार मैं ये प्रश्न पूछती हूँ आपसे। परसिस्टेंट सिस्टम, एलटीआई, माइंट्री के नतीजे आए, नंबर्स उतने खराब नहीं थे, हालांकि क्योंकि मार्केट ही खराब है तो वैसे ही रिएक्शन। अब आईटी पर थोड़ा स्टैंड चेंज हुआ है, काफ़ी गिर गया है स्टॉक, या फिर अभी भी मेंटेन कर रहे हैं आप बेरिश मोड अपना? मैम देखिए, ऐसा नहीं है कि हम आईटी ने, आप देखिए अगर हम वर्ल्ड से कंपेयर करें, और आज हम सब ये चीज़ मानते हैं कि ये इंडियन मार्केट्स मैम कभी भी 92 से लेके अब 91 से लेके अब तक का मेरा पूरा स्टडी है, बीन इनटू द मार्केट फॉर 17 ईयर्स, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो लीडिंग सेक्टर है वर्ल्ड का वो हमारे पास ना हो। तो जैसे इस बार रोबोटिक्स और एआई जो वर्ल्ड का लीडिंग सेक्टर है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी जो बनी है एनवीडिया, जो इसमें बनी है, चिप्स में बनी है, तो हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी आईटी इस चीज़ को लैग ही करती रह गई। और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतना कैपिटल रिच होने के बाद, इतना फंड रिच होने के बाद, व्हाट वी आर डूइंग इज गोइंग आउट एंड बाइंग आवर स्टॉक बैक रेदर देन इन्वेस्टिंग इन इनोवेशन। तो बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इनोवेशन इंडियन आईटी, पर्सिस्टेंट सिस्टम के मैनेजमेंट से वो तो कह रहे हैं कि बहुत ही एआई और हाई टेक पर वो मतलब काम कर रहे हैं, अग्रसर उनका कदम उठाया अब कर रहे हैं जी। अब क्योंकि लेट हो गया तो अब करना ही पड़ेगा। देयर इज नो वे अराउंड इट। तो या तो ये तो धंधे का एक से है कि या तो आप टाइम पे कर लीजिए, वरना मार्केट आपको करवा ही देगा। तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि आईटी इस वजह से पीछे लगे। लेकिन अगर आप इंडियन आईटी की दूसरा पार्ट देखिए, जो कंज्यूमर आईटी प्लेटफॉर्म्स हैं या वो हैं, तो इनमें एक अच्छा वो दिख रहा है। आप देखिए ब्लिंकिट, आप देखिए ये पेटीएम जैसी कंपनीज, ये बहुत ही अच्छा मार्केट शेयर गेन कर रही हैं। और कहीं ना कहीं जो इनकी मैनेजमेंट्स हैं ये फ्यूचर लुकिंग है। तो हमें रेदर देन ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज, हमें जो इंडियन न्यू एज आईटी कंपनीज हैं, कंज्यूमर टेक प्लेटफॉर्म्स हैं, हमें वो कहीं बेटर लगते हैं इनसे। लेकिन हम ऐसे अब आईटी पे बेरिश भी नहीं है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और वैसे भी सेक्टर्स पर अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया।